नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए आवाज थोड़ी अजीब सी आएगी। खैर, आज का मुद्दा है बिहार के युवाओं को मिलने वाली नौकरियां और नौकरियों से ज्यादा उसको मिलने में होने वाली समस्याएं। खबरों में बात करेंगे उमा भारती का अफसरों को लेकर के दिए गए बयान के बारे में, पंजाब के नए मुख्यमंत्री का पहला ऐलान क्या है उसको लेकर बात करेंगे, बाबुल सुप्रियो टीएमसी में जा चुके हैं उनको लेकर के बात करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने बंगाल हिंसा को से जुड़ा क्या खुलासा किया है उसको लेकर के बात करेंगे। तो कुछ ऐसा होगा हमारा आज का जनता जंक्शन शो। चलते हैं जनता जंक्शन शो में और बात करते हैं आज के मुद्दे की, जो है कि बिहार के रोजगार और काबिल युवाओं से जुड़ा हुआ। सरकार गलती करे और हजारों अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद होती रहे। अब एक उदाहरण देखिए, 2014 में एक विज्ञापन आता है, इसके जरिए सरकारी नौकरी में भर्ती होनी थी और 2014 से 2021 आ गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं है। सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा किया तो आपको जिंदगी भर के लिए सरकारी नौकरी से बेदखल होना पड़ सकता है। और ये सब कुछ हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये सरकारी नियम है। 2014 में बीएसएससी ने विज्ञापन निकाला और इसके बाद अभ्यर्थियों ने लंबा इंतजार किया। लंबे इंतजार के बाद परीक्षा ली गई, लेकिन अब खबर है कि सरकारी गड़बड़ी के चलते फिर से परीक्षा कराई जाएगी। बड़ा अफसोस होता है बिहार के युवाओं की तकदीर पर। यहां सरकारी भर्ती निकलवाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है और फिर पुलिस की लाठी खानी पड़ती है। इसके बाद दूसरा चरण होता है परीक्षा करवाने के लिए प्रदर्शन और फिर लाठी खाने का नंबर। इसके बाद तीसरा चरण होता है परीक्षा का परिणाम घोषित करवाने के लिए प्रदर्शन करना और लाठी खाना। अगर इतना सब कुछ ठीक हुआ तो परीक्षा का परिणाम जारी कराने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है और लाठी खानी पड़ती है। अब ध्यान से सुनिए, इस बीच छोटे से विवाद के कारण भी मामला कोर्ट में जा सकता है और इसके बाद सालों का इंतजार। 7 साल में कोई सरकार भर्ती निकालकर परीक्षा ठीक ढंग से संपन्न ना कराई पाई हो तो लानत है ऐसी सरकार पर और ऐसी व्यवस्था पर, खासकर तब जब वही सरकार लगातार सत्ता में हो। क्या कहे इस पर? हम रोज शाम को लाइव आते हैं 4 बजे, मुद्दा कुछ भी हो उसमें, लेकिन सामने कमेंट में एक तरफ से लगातार बात आती है कि भाई इस पर बात करो। विज्ञापन इतने साल पहले आया था, हम पेपर दे चुके हैं, लेकिन सरकार बस घुमाए जा रही है। हम देखते हैं कमेंट को, जो बोल सकते हैं बोलते हैं, और दुख होता है कि लड़के लड़कियां और संभवतः उनमें से कई हमसे ज्यादा उम्र वाले हैं, वो भी बेचारे सरकार के भरोसे बैठे रो रहे हैं कि किसी दिन कृपा बरसेगी और हमें भी नौकरी मिल जाएगी। उस बिहार में जहां अगर नेताजी की मीटिंग का माइक या एसी ना चले तो नेताजी गुस्सा हो जाते हैं और राजा के अपमान की सजा देते हैं वहां के आयोजक या प्रायोजक को। तो सर बताइए, आपको कौन सी सजा दी जाए? सैकड़ों अभ्यर्थी जो इस इंतजार में बैठे रहते हैं और एक दिन उनमें से कई या एक उकता कर आत्महत्या कर लेता है, तो उसकी हत्या का मुकदमा आप पर चलाया जाए। जिनको आपकी पुलिस लाठियों से पीटती है, उनके सामूहिक दमन का अपराधी आपको बनाना चाहिए या नहीं? या फिर आपके स्टाइल में जैसे लोगों के साथ आप बर्ताव करते हैं उनको जमीन पर लथेर के मारा जाए? नेताजी बताइएगा, इनमें से कौन सा सलूक आपके साथ किया जाए? क्योंकि अन्याय बहुत हो चुका है, अब पेबैक टाइम है। आज के लिए इतना ही, अब बढ़ते हैं खबरों में। पहली खबर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो से जुड़ी है। बाबुल हाल ही में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन अब पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार सुप्रियो ने मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्षा ममता बनर्जी से मुलाकात करी है। दोनों के बीच काफी देर तक चली इस मुलाकात के बाद सुप्रियो ने ममता का धन्यवाद किया। ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद अब बाबुल सुप्रियो टीएमसी में मिली नई जिम्मेदारियां निभाएंगे। उनके मुताबिक ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी में काम करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सुप्रियो ने कहा, टीएमसी परिवार में जिस तरह उनका स्वागत हुआ है उससे वो काफी ज्यादा खुश है। बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कहा कि मुझे दीदी से मिलकर बहुत खुशी हुई। टीएमसी परिवार में इतने सम्मान और स्नेह से मेरा स्वागत करने के लिए मैं दीदी और अभिषेक बनर्जी को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पूरे मन से काम करने के लिए कहा है। बता दें कि बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से ही बीजेपी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनका और उनके समर्थकों का कहना था कि बीजेपी सुप्रियो को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद सुप्रियो और ज्यादा अपमानित महसूस करने लगे थे।
आखिरकार उन्होंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया और अब वो ममता के खेमे में शामिल हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहने वाली बीजेपी नेता उमा भारती का एक और बयान चर्चा का विषय बन गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। भारती ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी चप्पल उठाने वाली होती है, वो हमारे चप्पल उठाती है। अपने भोपाल स्थित घर पर ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान जातिगत जनगणना और लिंगायत समाज पर बोलते बोलते उमा भारती ने कंपनियों के निजीकरण को लेकर के भी अपना गुस्सा निकाला। उमा ने कहा, आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बनाकर लाती है। हमसे पूछिए, 11 साल केंद्र में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। सब फालतू की बातें हैं कि ब्यूरोक्रेसी घुमाती है, घुमा ही नहीं सकती। उनकी औकात ही क्या है? हम उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, हम उन्हें पोस्टिंग दे रहे हैं, हम उनको प्रमोशन और डिमोशन दे रहे हैं। उनकी कोई औकात नहीं है। असली बात है कि हम ब्यूरोक्रेसी के बहाने अपनी राजनीति साधते हैं। 18 सितंबर को ओबीसी महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती से भोपाल स्थित उनके बंगले पर मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ओबीसी की जातिगत जनगणना और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर उमा भारती को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और साथ ही चेतावनी दी कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी महासभा की मांगों पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लेगी तो ओबीसी महासभा सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्रियों का पुरजोर विरोध करेगी। अगली खबर पंजाब से है। नवनियुक्त दलित सिख मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने एक सादे समारोह में अपने 2 डिप्टी सीएम के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्रियों में एक जाट सिख और दूसरा हिंदू समुदाय से है। पंजाब की राजधानी में पार्टी के नेता राहुल गांधी के देर से पहुंचने के कारण यह मीटिंग 20 मिनट देरी से हुई। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पिछली मंत्रिपरिषद के दोनों मंत्रियों ने उप मुख्यमंत्रियों के पद के लिए शपथ ली। पंजाब की राजधानी में पार्टी नेता राहुल गांधी के देर से पहुंचने के कारण शपथ ग्रहण 20 मिनट देरी से हुआ। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सैनी अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पिछली मंत्रिपरिषद के दोनों मंत्रियों ने उप मुख्यमंत्रियों के पदों के लिए शपथ ली। सीएम बनते ही चन्नी ने किसानों के बिल माफ करने का ऐलान किया और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को हटाने की मांग करी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के साथ है, हम केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निवेदन करते हैं। यह आम आदमी की सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस ने आम आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है। मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं। हम किसानों के पानी और बिजली के बिलों को माफ करेंगे। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गांधी परिवार से और खास करके राहुल गांधी के काफी करीबी रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुनील जाखड़, प्रताप सिंह बाजवा जैसे बड़े नामों के बीच चरण सिंह चन्नी को चुना जाना दिखाता है कि उनके ऊपर गांधी परिवार का भरोसा है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मनोनीत मुख्यमंत्री ने सोमवार सुबह अपने गृह क्षेत्र चमकौर साहिब स्थित गुरुद्वारा कटालगढ़ साहिब में मत्था टेका। रूपनगर जिले के चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक चन्नी 2012 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। निवर्तमान कैबिनेट में तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार सृजन, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभागों को संभाल रहे थे। अगली खबर कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट और बंगाल में हुई हिंसा से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 28 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। याचिका में कलकत्ता हाईकोर्ट के हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की जांच को सीबीआई से कराए जाने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई थी। यह हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध कथित तौर पर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हुए थे। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 28 सितंबर को सूची में पहले मद के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। पीठ ने कहा कि वह समय की कमी के कारण सोमवार को मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें प्रस्तुतियां पूरी करने के लिए लगभग 2-3 घंटे की आवश्यकता होगी। सोमवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में कपिल सिब्बल ने कहा, तथ्यों की उचित जांच के बिना सीबीआई जांच का आदेश दिया गया।
सिब्बल ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में जब भी आरोप लगाया जाता है कि स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की जा रही है तो अदालत तथ्यों को ध्यान में रखती है और फिर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के बाद मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करती है। इस मामले में मामलों को सामूहिक रूप से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कथित हत्या के मामलों में से एक मामले में जिस व्यक्ति को पीड़ित बताया गया है असल में वो जीवित है। सिब्बल ने कहा कि चौंकाने वाली चीजें हो रही हैं, हत्या के एक मामले में मरने वाला आदमी ही जिंदा है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की जांच की आड़ में सीबीआई अब डकैती के मामलों की भी जांच कर रही है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और महेश जेठमलानी भी उपस्थित थे। पीठ ने कहा कि वह मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 28 सितंबर के लिए पोस्ट करेगी। राज्य सरकार ने विशेष अनुमति याचिका में आरोप लगाया कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, इसलिए मामलों में निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं है। 19 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने चुनाव के बाद हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित हिंसा के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार की 5 सदस्यीय पीठ ने सत्तारूढ़ तृणमूल के सदस्यों द्वारा हिंसा के कथित कृत्यों के खिलाफ राज्य की निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के एक समूह में फैसला सुनाया था। आज का जनता जंक्शन शो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक कर लें। नमस्कार।